अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 हमारे पास लास्ट टॉपिक है। हमारे प्रीवियस टॉपिक जितने भी थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, ये जो मैंने ऑलरेडी पहले लिख लिए हैं। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात यह है कि जितने भी टॉपिक्स आपको अगर चाहिए हो प्रीवियस जो हमने पढ़ लिए हैं तो आप मेरे लेक्चर में से देख सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, तो जो इसके आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अगर आपको वो चाहिए समझने हैं तो आप मुझे एक कम्युनिटी हमने बनाई हुई है, उस कम्युनिटी में आके आप मेरे अकाउंट में आके मैसेज करिएगा, तो वहाँ पे मैं आपको उनके नोट्स भी दे दूँगा, साथ में समझा भी दूँगा उनके शॉर्ट क्वेश्चन जो भी हैं। और आज का लास्ट टॉपिक है हमारे पास और इम्पोर्टेंट भी है। जो आपका टॉपिक है वो है स्टेलर एवोल्यूशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वाले टॉपिक में से ना आवर सन और न्यूरॉन स्टार्ट से पहले पहले जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। उसके अंदर जितने बुलेट पॉइंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसके अंदर, वो मैंने सारी की सारी यहाँ पे लिख दी हैं ऑलरेडी पहले से। तो इसको स्टार्ट करते हैं, साथ आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, साथ साथ आप भी इनको नोट करते जाएं। टॉपिक है आपके पास आज का स्टेलर एवोल्यूशन। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने। अब स्टेलर एवोल्यूशन क्या चीज़ है? स्टेलर एवोल्यूशन ना एक हमारे पास एस्ट्रोफिज़िक्स की एक ब्रांच है। ये एस्ट्रोफिज़िक्स के ब्रांच के अंदर ही हमारे पास आता है। तो इस स्टेलर एवोल्यूशन हमारे पास क्या चीज़ है? स्टेलर का मतलब होता है स्टार्स। एवोल्यूशन का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि टाइम के साथ साथ उनका चेंज होना। एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का टाइम के साथ साथ चेंज होते रहना। जैसे एक इंसान है, तो एक इंसान टाइम के साथ साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जब वो पैदा होता है तो वो छोटा होता है, टाइम के साथ साथ वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे इंसानों की एज होती है, इसी तरह हमारे जो स्टार्स हैं स्पेस में, कई तरह के स्टार्स हैं, डिफरेंट स्टार्स होते हैं, उनकी भी एक पर्टिकुलर एज होती है। तो इस टॉपिक पे ना हम डिस्कस करेंगे स्टार्स कैसे बनते हैं, जो हमारे सितारे हैं आसमानों पे हम जो देखते हैं वो कैसे बनते हैं। उसके बाद उनकी एज कितनी होती है। जैसे कि इंसान की एज होती है ना, मैक्सिमम हो सकती है 75, 80, 90, एवरेज यही चल रही है तो आजकल के अकॉर्डिंग। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है स्टेलर एवोल्यूशन की। स्टेलर एवोल्यूशन क्या है? स्टेलर एवोल्यूशन डील्स विद द स्टार्स। इसमें हम क्या डील करते हैं? स्टार्स को देखते हैं, स्टार्स की स्टडी करते हैं। चेंजेस ओवर टाइम, कि स्टार टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होते हैं। समझ आ रही है कि हर एक उम्र के साथ साथ चेंजिंग आती रहती है, ड्यूरेशन में चेंजिंग आती रहती है। तो स्टार्स का किसी पर्टिकुलर टाइम में चेंज होना, टाइम के साथ साथ चेंज होना, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेलर एवोल्यूशन बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टेलर एवोल्यूशन की डेफिनेशन है। अब दूसरे नंबर पे जो आपके पास बुलेट पॉइंट मैंने बनाया है ना, ये जिनके आगे मैंने एरो लगाई है, आपके पास हेडिंग्स है सारी। 1 2 3 4 5 6 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, और भी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हेडिंग है हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ स्टार लाइफ। कि जो स्टार लाइफ होती है, जो सितारों की ज़िंदगी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है। जो आपके पास सितारे होते हैं ना, उनकी जो उम्र होती है, उनकी जो लाइफ होती है, वो आपके पास डिपेंड करती है उनके मैस के ऊपर। ठीक है, अब जैसे एक आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाना लेते हैं, मान लें सपोज कर लें, एक ज़्यादा क्वांटिटी में आप खाना लेते हैं, उसको ख़त्म करते आपको ज़्यादा टाइम लगता है। समझ आ गई है? जितना कम खाना होगा उसको खाने में भी कम टाइम लगेगा, इतना ज़्यादा नहीं लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम ज़्यादा खाना लें। तो जितना ज़्यादा आपके पास मैस होगा ना, उतनी ज़्यादा आपके पास क्या होगी? स्टार की लाइफ होगी। मतलब जितना ज़्यादा मैस, जितना बड़ा होगा स्टार आपके पास, जितना उसका वज़न होगा, उस पर उसकी लाइफ डिपेंड करेगी। अगर उसका मैस ज़्यादा है तो उसकी लाइफ भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर उसका मैस कम है तो उसकी लाइफ भी कम होगी। इन दोनों का मैस ऑफ स्टार और लाइफ ऑफ स्टार का एक डायरेक्टली रिलेशन है, क्योंकि
हम यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि मैस ज़्यादा होने की वजह से इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है सितारे की। मैस कम होने से लाइफ भी सितारे की, स्टार की कम हो जाती है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़ है लाइफ ड्यूरेशन ऑफ स्टार्स, कि जो स्टार्स होते हैं उनकी लाइफ ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब कितनी उम्र होती है इनकी स्टार्स की। तो मिलियन ईयर्स एगो टू ट्रिलियन ईयर्स एगो इनकी एज हो सकती है। जैसे इंसान की उम्र हो सकती है 60 से 90 से 110 हो सकती है, 110 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। होती भी होगी मगर एवरेज यही है। तो सितारे, इनकी जो उम्र होती है वो लाखों साल हो सकती है या ट्रिलियंस ईयर एगो हो सकती है, ट्रिलियंस ईयर एगो हो सकती है। ये इनकी एज है यहाँ पे, कि जो आपके सितारे होते हैं वो इतनी उम्र काटते हैं, इसके बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, टोटली ख़त्म हो जाते हैं। ये आपके पास होगी दूसरी हेडिंग। अब तीसरी हेडिंग जो हमारे पास इम्पोर्टेंट भी है, हाउ स्टार्स आर फॉर्म्ड, के सितारे कैसे बनते हैं। आपके पास ना, जो आपके पास स्पेस है, गैलेक्सी है, स्पेस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर हम कोई एस्ट्रोनॉट चले जाओ, फ्रीली फॉल मूव करना शुरू करता है, फ्रीली फॉल मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे पास जो स्टार्स बनते हैं वो किस तरह बनते हैं। अब आपके पास आपकी स्पेस में पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ आपकी स्पेस में क्या हो सकती है, डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ आपके पास स्पेस में गैसेस होती है, डिफरेंट तरह की गैसेस हो सकती हैं, काफ़ी टाइप्स की गैसेस हो सकती हैं। तो जब गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं ना, तो वो एक स्टार बनना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो दोनों डस्ट पार्टिकल्स और जो गैसेस होती हैं स्पेस में पाई जाने वाली, वो जब आपस में कंबाइन होती हैं ना, तो एक सितारा बनने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं एक दूसरे के साथ, कंबाइन होते हैं, गैस पार्टिकल्स, गैसेस होती हैं, वो मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एक सितारा बनना स्टार्ट हो जाता है, स्टार बनना स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन, ऑल स्टार्स आर फॉर्म्ड, सारे सितारे कैसे बनते हैं, फॉर्म में आते हैं, व्हेन गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स आर मिक्स्ड और कंबाइंड, जब सारे आपके पास गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स कंबाइन होती हैं, मिक्स होती हैं। दे मेक अ मोलिक्यूलर क्लाउड, और ये एक मोलिक्यूलर क्लाउड बना देते हैं। ठीक है, जिसे हम नेबुलाई भी कह सकते हैं, नेबुला, और इसको हम प्रोटोस्टार भी बोल सकते हैं, प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार मतलब जो इनिशियली बनना स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा बन गया, थोड़ा सा रह गया, कई कंप्लीट हो गए हैं, किसी की उम्र स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जब आपके अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप कैसे लिखेंगे, गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स जब आपस में मिक्स और कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो एक मोलिक्यूलर क्लाउड बनते हैं। ठीक है, मोलिकुलर क्लाउड बनते हैं, तो उसे हम नेबुला भी कहते हैं, उसे हम प्रोटोस्टार भी बोल सकते हैं। समझ आ गई। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि हाउ प्रोटोस्टार इज फॉर्म्ड, हाउ नेबुला और मोलिकुलर इज फॉर्म्ड, तो आंसर आपका यही होगा। चार तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं जो मैंने बोले हैं, हाउ स्टार आर फॉर्म्ड, हाउ मोलिकुलर क्लाउड आर फॉर्म्ड, हाउ नेबुला आर फॉर्म्ड, हाउ प्रोटोस्टार आर फॉर्म्ड। तो इनका आंसर सेम ही होगा। इसके डायग्राम भी देखेंगे, मोलिकुलर क्लाउड क्या होते हैं, नेबुला क्या होता है, तो वो पहले ये समझ लें, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो बाद में इसको डिस्कस करते हैं। आप इसकी जो स्पेस है ना साथ साथ नोट करते रहें, इसकी जो स्पेस है वो आप साथ में छोड़ दें, ताकि इसकी जो डायग्राम है वो आप साथ बना लें बुक जहाँ भी आपने नोट करना है। उसके बाद लिखा हुआ है हाउ स्टार्स आर कॉन्ट्रैक्ट, वो कह रहे कि स्टार कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ जाना। जब आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है इनर प्रेशर से, तो आपके पास क्या होते हैं, आपके जो स्टार्स होते हैं वो सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ तक ना, ये वाला मैं हिस्सा सारा मिटाने लगा हूँ, यहाँ तक आप लोग नोट कर लो। बाकी जो नीचे चीज़ें आ रही हैं मैं ये सारी आपको समझाता हूँ ऊपर।
सबसे पहले इसे जो ऊपर वाली हेडिंग है ना, हाउ स्टार्टर फॉर्म्ड, उसको देखते हैं। देखें, ये हमारे पास डस्ट पार्टिकल और ये अंदर क्या पड़े हुए हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपस में मिलते हैं ना, तो एक मतलब सरफेस बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अराउंड ना एक लेयर होती है, ऐसे अपने अराउंड एक लेयर बनती है। ये जो अंदर है ना आपके पास, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अंदर गैस पार्टिकल्स होते हैं और साथ में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये जो मैंने ये बनाए हैं, ये आपके पास गैस पार्टिकल्स है, मतलब गैसेस किसी भी टाइप की हो सकती है। और ये जो मैंने छोटे छोटे बनाए हैं डॉट से, ये आपके पास डस्ट पार्टिकल्स है। ये जो आप ऊपर लेयर देख रहे हैं ना, ये जो आप ऊपर लेयर देख रहे हैं ये वाली, इसको आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो मोलिक्यूलर क्लाउड। अब मोलिक्यूलर क्लाउड क्या होता है, मोलिक्यूलर क्लाउड ऐसा क्लाउड होता है जिस क्लाउड की सरफेस के अंदर आपके पास डस्ट पार्टिकल और गैस पार्टिकल्स का कम्बिनेशन हो, मतलब डस्ट पार्टिकल भी पड़े हों। मान लें एक आपके पास डिब्बा है, बॉक्स है, उसके अंदर आपके पास मिट्टी भी पड़ी है, गैस पार्टिकल भी पड़े हुए हैं। अब जो आपके पास डिब्बा होगा ना, वो एक मोलिक्यूलर क्लाउड कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर इनर आपके पास पड़ा हुआ है सारा कुछ। समझ आ गई है? तो आपने याद रखना है, ये जो आपके पास इसकी लेयर होती है, आउटर लेयर, इसे आप मोलिक्यूलर क्लाउड भी बोलते हैं। ये सारा का सारा मोलिक्यूलर क्लाउड ही होता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नेबुलाए। मैंने लिखा था यहाँ पे नेबुलाए, इसे आप नेबुलाए भी बोलते हो। क्लियर? ये हमारी थोड़ी लाइट ज़्यादा कम हो रही है, तो आप थोड़ा सा ना इसकी ब्राइटनेस को तेज़ करके देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हाउ स्टार्स आर कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कैसे सिकुड़ते हैं। एक और चीज़, मान लें ये हमारे पास एक स्टार है जो बन चुका है। ठीक है, ये सारा हमारे पास एक स्टार है, मतलब बन चुका है ये वाला स्टार। अब हम कंट्रैक्शन को, स्टार्स की कंट्रैक्शन को, एक्सपेंशन को और ये नीचे जो केसेस लिखे हैं इनको डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं हाउ स्टार्स आर कंट्रैक्ट, के स्टार्स कैसे कंट्रैक्ट होते हैं, मतलब कैसे सिकुड़ते हैं। ये मान लें आपके पास एक स्टार है, ये स्पेस में बना है ना, तो स्पेस में क्या होती है, ग्रेविटी होती है। तो वहाँ पे कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जी मतलब ग्रेविटेशनल, एफ मतलब फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, इसको प्रेशर लगाती है, यहाँ से लगाती है प्रेशर, यहाँ से दबाती है इसको, यहाँ से दबाती है, यहाँ से प्रेस करती है। ये इसके अराउंड सारी की सारी क्या है, इसके अराउंड सारी की सारी ग्रेविटी है। ऐसी फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो एक स्टार को दबा रही है, कंट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी जी एफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी जी एफ, ये भी जी एफ और ये भी जी एफ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे वाले। अब इसके अंदर जो भी स्टार होता है वो एक इंटीरियर प्रेशर भी बना रहा होता है। अब जो आपके पास स्टार होता है ना, जैसे हमारी ज़मीन है, इसके अंदर का जो प्रेशर है हमारे पास जिसमें हम रह रहे हैं, वो इसका इनर प्रेशर है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रेशर पड़ा होता है उसे हम ग्रेविटेशनल प्रेशर या फोर्स बोल सकते हैं। अब इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स उसको दबा रही है, और जो प्लेनेट के स्टार के अंदर आपके पास प्रेशर है वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसे कंप्रेस कर रहा है। मतलब ये रेड वाली जो मैंने बनाई है, ये आपके पास एक लेयर है। अब क्वेश्चन क्या था आपके पास, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, ये आपके पास क्या है, इनर प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो स्टार ने खुद अपने अंदर क्रिएट किया, बनाया है। समझ आ गई है? अब यहाँ पे बात है हाउ स्टार्स आर कंट्रैक्ट। स्टार्स कैसे कंट्रैक्ट होते हैं, मतलब कैसे सिकुड़ते हैं, कैसे छोटे हो जाते हैं। जैसे आप एक बॉल है, उसका अगर इनर प्रेशर कम हो, एक प्लास्टिक की जैसे बॉल होती है,
उसके अंदर हवा बड़ी होती है, प्लास्टिक की आपने देखी होगी, उसको हम कंप्रेस करते हैं। मान लें हम जो फोर्स लगा रहे हैं आउटसाइड से, वो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको हम फुल ज़ोर से दबा देते हैं, फुल जान लगा के दबा देते हैं, वो मुड़ जाती है, ठीक है, कंप्रेस हो जाती है इजीली, क्योंकि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो हम ऊपर से फोर्स लगा रहे होते हैं आउटसाइड से, वो ज़्यादा हो जाती है और इंटीरियर फोर्स आपकी कम हो जाती है। मतलब इंटीरियर फोर्स कम क्यों होती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा। इंटीरियर फोर्स कभी भी चेंज नहीं होती, इंटीरियर प्रेशर, इनर प्रेशर कभी भी आपका चेंज नहीं होता। जब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल प्रेशर ज़्यादा लग रहा हो, तब आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पे ये कंप्रेस हो जाएगी। अब सवाल की तरफ आते हैं वापस। हाउ स्टार्स आर कंट्रैक्ट, मतलब स्टार कैसे सिकुड़ते हैं? जाहिर सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स जब इसको कंप्रेस कर रहेगा, जब ग्रेविटेशनल, मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन होगी इनर प्रेशर से। समझ आ गई है? अब आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर जोर लगा रही है और इसको छोटा करने की कोशिश कर रही है, कंप्रेस कर रही है। समझ आ गई है? जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी इनर प्रेशर से, तब आपके पास जो आपका स्टार होगा वो कंट्रैक्ट करेगा, मतलब सिकुड़ेगा, छोटा होना स्टार्ट करेगा, सिकुड़ने की कोशिश करेगा। समझ आ गई है? और जो आज के टॉपिक का मेन काम था वो ये था कि आपके पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है वो हमारे स्टार्स में किस तरह अप्लाई होती है, इस तरह अप्लाई होती है, तो मैं बता रहा हूँ। समझ आ गई है? नेक्स्ट है हाउ स्टार्स आर एक्सपैंड, मतलब स्टार्स कैसे एक्सपैंड करते हैं, मतलब कैसे टूटते हैं, कैसे टूटते हैं स्टारें। व्हेन इनर प्रेशर ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, जब अंदर का प्रेशर, ये अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से। जब ये वाला प्रेशर, अंदर का जो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा है, आपस में दिखे मार रहे हैं, ठीक है, प्रेशर अंदर का काफ़ी है, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर वाले प्रेशर से, तो जाहिर सी बात है चीज़ टूटती है। जैसे बलून है, उसकी एक आउटर सरफेस होती है, एक आउटसाइड से प्रेशर आ रहा होता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल प्रेशर बोल सकते हैं, और हम उस पर टायर पे हवा बढ़ा रहे हैं, टायर ही मान लें, गाड़ी का टायर है, आप उस पर हवा बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जो टायर कैसे फटता है, जब आपका इंटीरियर प्रेशर, इनर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है आउटसाइड प्रेशर से, मतलब लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो आपके पास क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाती है, फट जाता है। समझ आ गई है? तो व्हेन इनर प्रेशर ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात आ गई कि स्टार्स खड़े भी रहते हैं, मूव करते हैं, एक ही पॉइंट पे रह के। अब स्टार स्टेबल कैसे होंगे? ये तो अगर दोनों प्रेशर इक्वल ना हो, यहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी हो जाए, यहाँ तो इनर प्रेशर बड़ा हो जाए, हमारा तो स्टार स्टेबल नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, या टूट जाएगा, कंट्रैक्ट कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। तो इसको स्टेबल करने का क्या तरीका है? स्टेबल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास? स्टार्स को स्टेबल करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए इनर प्रेशर की तरह। इनर प्रेशर, ग्रेविटेशनल फोर्स और इनर प्रेशर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से 50 न्यूटन की फोर्स लगा रही है और अंदर से आपके पास जो फोर्स लग रही है, जो इसको बाहर की तरफ धकेल रही है, ठीक है, वो कितनी है, वो आपके पास है, वो भी 50 न्यूटन। दोनों फोर्सेस बैलेंस है, प्रेशर बैलेंस है, तो इसका मतलब कि दोनों आपके पास बैलेंस है, ठीक है। जैसे आप मान लें किसी की लड़ाई हो रही है, एक बंदा भी, मतलब एक आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, रस्साकशी होती है ना, उसमें कुछ प्लेयर्स इस साइड पे होते हैं, कुछ इस साइड पे, जिसके पास ज़्यादा जान होती है वो खींच लेते हैं अपने आप की तरफ। अब अगर दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रही है ना, इस तरफ भी 50 लग रही है, इस तरफ भी 50, ठीक है, तो वो रस्सी मतलब आगे पीछे मूव करेगी, मतलब कोई हारेगा नहीं। समझ आ गई है? और जहाँ पे किसी ने प्रेशर अपना छोड़ दिया, फोर्स अपनी छोड़ दी, ख़त्म, सब ख़त्म। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास केसेस हैं, एक ऊपर से फोर्स आ रही है, जब ऊपर से फोर्स ज़्यादा लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसने तो टूटना ही है। और ऐसी कौन सी फोर्स है
जो हमारी अर्थ को, हमारे स्टार्स को बैलेंस रख रही है, वो आपके पास इनर प्रेशर की वजह से है। जब इनर प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती हैं तो आपके पास क्या होगा, मेंटेन रहेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे लिखा है राइट पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट एंड राइट पॉसिबिलिटीज स्टार्स आर नॉट स्टेबल। अब ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके स्टार मेंटेन नहीं होते, मतलब स्टेबल नहीं होते, मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, कहीं टूट के एक्सपैंड कर जाता है, कोई कंट्रैक्ट कर जाता है। ऐसी कौन सी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आपके पास जो स्टार है वो बैलेंस ना हो, मेंटेन ना हो? तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी ज़्यादा इनर प्रेशर से, तो फिर आपका स्टार मेंटेन स्टेबल नहीं होगा, मतलब एक जगह पे खड़े रहना। दूसरी कंडीशन है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो इनर प्रेशर से। और हमने स्टेबल इक्वेशन क्या पढ़ी है, स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए? एक स्टार है, उसको स्टेबल होने के लिए, बनने के लिए, ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इनर प्रेशर के इक्वल, मतलब बराबर होनी चाहिए दोनों। समझ आ गई है? तो ये चीज़ें, छोटे छोटे कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। इजी टॉपिक है, इसको आपने लाजमी करना है। और आपकी बुक में भी ये डायग्राम्स बनी होंगी, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसके थ्रू आपके पास जो स्टार्स हैं वो अपने आप को स्टेबल करते हैं। समझ आइए, इसे हम हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डेल्टा पी आपके पास क्या है, चेंज इन प्रेशर, और डेल्टा आर मतलब चेंज इन रेडियस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक छोटा सा स्टार है, अगर हम इसका रेडियस ड्रॉ करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका रेडियस आर है। अब इसके अंदर जो प्रेशर लग रहा है, इसको हम डेल्टा आर का नाम देते हैं, इसको डेल्टा पी। जो जितना रेडियस चेंज होगा, प्रेशर भी उतना चेंज होगा। मतलब अगर आपके पास एक स्टार है, ये बड़ा हो गया, पहले छोटा था बड़ा हो गया, अब प्रेशर भी क्या हो गया, चेंज हो गया, और रेडियस भी इसका चेंज हो गया। समझ आ गई है? तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, जब रेडियस ज़्यादा होगा मतलब स्टार सर्कल फॉर्म में है ना, अगर वो सर्कल अपना बड़ा करेगा, स्टार बड़ा होना शुरू कर देगा सर्कल के फॉर्म में, तो वैसे वैसे उसका प्रेशर भी चेंज होता रहेगा। और प्रेशर किसकी वजह से चेंज होता है, रेडियस चेंज होने की वजह से। स्टार अपना जो साइज़ है वो चेंज करना शुरू करता है, तो फिर हमारे पास प्रेशर क्या होता है, चेंज होना स्टार्ट करता है। माइनस का साइन यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि आपने फिज़िक्स में सुना होगा, कंपल्सरी है कि जो भी चीज़ ऑपोजिट फोर्स लगा रही होती है वहाँ पे नेगेटिव का साइन आता है ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। अब जो अंदर वाली इनर फोर्स है वो ऊपर को फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर फोर्स लगा रही है, तो दोनों अगर बैलेंस है तो स्टार आपका स्टेबल रहेगा। अगर एक भी फोर्स ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है तो आपका स्टार या तो कंट्रैक्ट कर देगा या तो एक्सपैंड कर देगा। कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन का मैंने बताया, कब स्टार सिकुड़ता है और कब टूटता है, एक्सपैंड करता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फिक्स है। एम आपके पास है मैस, किसका, मैस ऑफ रेडियस। जैसे जैसे मैस चेंज होता, रेडियस चेंज होता रहेगा, मैस भी क्या होता रहेगा, चेंज। और ये आपके पास डेंसिटी है, ठीक है, और ये आपके पास रेडियस है, ये आपने याद रखना है। यहाँ तक हमारे पास था आज का टॉपिक। बाकी आपके पास है अवर सन और अवर न्यूरॉन स्टार लिखा होगा, उनको जस्ट आपने रीड आउट करना है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपने अंडरलाइन कर लेनी है। यहाँ तक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये हमने कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 की सारी थ्योरी बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और अब आप लोगों ने, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, इम्पोर्टेंट MCQs अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, कम्युनिटी पे आके मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। ईजी नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर भी हमारे पास बिल्कुल ईजी हैं उसके। तो आपने ये आज के टॉपिक को याद रखना है, जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। इस टॉपिक के रेलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने लाजमी करना है। और इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल, और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।